Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in the Delhi Sultanate. तो जिसमें हम हमारे खलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अबाउट द जलालुद्दीन खलजी के बारे में। तो उसमें हमने उनके बारे में पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने बात की कि जो जलालुद्दीन खलजी हैं ये बहुत ही जेनरस टाइप ऑफ पर्सन है। इनका जो नेचर है वो बहुत ही जेनरस है, बहुत ही जो है इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को इन्होंने जो है अडॉप्ट किया हुआ था इनटू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये सब चीजें हमने जलालुद्दीन खलजी के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खलजी के बारे में। जितने जलालुद्दीन खलजी सीधे इंसान थे उतने ही अलाउद्दीन खलजी टेढ़ा इंसान है। ये एकदम से टेढ़ा है, इसके जो काम करने का तरीका है ये उनसे बिल्कुल ही अपोजिट है। ही इज अ वेरी अपोजिट पर्सन। इसका जो पर्सनैलिटी है वो अपोजिट है। वो किस तरीके से अपोजिट है, वो कैसे उल्टा चलता है जलालुद्दीन खलजी के जो है उनके पॉलिसीज के उल्टा कैसे चल रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड मोस्टली एक इंटरेस्टिंग बात ये है अलाउद्दीन खलजी के बारे में कि ही इज अ इलिटरेट पर्सन। ही डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा है। वो सब चीजें भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ऑल दो ये बहुत लंबा टॉपिक है अलाउद्दीन खलजी के बारे में। जितना हो सके हम उतना आज कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी का जो रह जाएगा विच द सेगमेंट विच विल बी लेफ्ट behind, we will cover it in the next class। तो आज के क्लास में हम सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक इनके बारे में आज डिस्कशन हो पाता है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खलजी का यहाँ पर टाइम पीरियड आपको मैं बता दूं तो वो था 1296 से 1316 सीई तक था। तो इनका टाइम पीरियड एक लंबा समय यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एज कंपैरेटिव टू द फाउंडर। फाउंडर के कंपैरेटिव इनका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा समय चला था। इनका जो टाइम पीरियड है, इनका राइन जो है वो ज्यादा लंबा समय इन्होंने जो है वो राज किया है। अलाउद्दीन खलजी के बारे में अलाउद्दीन, आई विल नॉट राइट अगेन एंड अगेन द अलाउद्दीन खलजीज नेम क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा हो जाता है और टाइम भी ज्यादा होता है। आई विल राइट डायरेक्टली द ए के आई विल राइट ए के अबाउट इट। तो यहाँ पर ये अलाउद्दीन खलजी हैं, इनको आप जो है रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। आई विल राइट ए के व्हेन एवर आई हैव टू राइट हिज नेम। इनके नाम को मैं फुल कंप्लीट नहीं लिखने वाली। 1296 से लेकर के 1316 सीई तक का जो टाइम पीरियड है वो अलाउद्दीन खलजी का ही है। तो अलाउद्दीन खलजी जो थे ये जलालुद्दीन खलजी के ये जेके के क्या थे, भतीजे थे और उनके दामाद भी थे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है दैट ये जलालुद्दीन खलजी के भतीजे हैं, नेफ्यू हैं उनके, एज वेल एज ये इनके सन इन लॉ भी हैं। सन इन लॉ भी हैं। और इन्होंने जो है अपने जो इनके अंकल हैं ये जलालुद्दीन खलजी की इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इनके फॉर द स्ट्रगल फॉर द पावर एंड द अपॉइंटमेंट एज द आमिर तुजुक। तो इनको एज अ आमिर तुजुक भी अपॉइंट किया है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने चाचा की मदद भी की है इन सेटलमेंट ऑफ द पावर, सत्ता को कायम रखने में एंड पावर को यहाँ पर जो है अपना पावर को जो है दबदबा कायम रखने में इनकी हेल्प भी की है। और साथ के साथ इनको जो है वो अपॉइंट भी किया था एज आमिर तुजुक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खलजी को अपॉइंट किया हुआ था, ही वॉज अपॉइंटेड एज, इनको अपॉइंट किया हुआ था एज आमिर तुजुक। आमिर तुजुक का मतलब है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो इन्हें आमिर तुजुक भी अपॉइंट किया हुआ था। ही हैड 2 विक्टोरियस एक्सपेडिशंस। तो इनकी 2 विक्टोरियस जो है एक्सपेडिशंस इन्होंने किए हैं। इनको जो है इनके जो हमारे
अलाउद्दीन थे, इन्होंने जलालुद्दीन के समय पर 2 एक्सपेडिशंस भी किए थे, 2 जो है यहाँ पर इन्वेजन्स किए थे। आई विल से दैट इज द इन्वेजन्स और द कॉन्क्वेस्ट और द एक्सपेडिशंस वी कैन से, और हिंदी में इसे अभियान कहा जाता है। वैसे बेसिकली इट इज एन अभियान, तो हिंदी में इसे अभियान कहा जाता है, लेकिन जलालुद्दीन खलजी के समय के दौरान इन्होंने किया था, ड्यूरिंग राइन ऑफ जलालुद्दीन। जो जलालुद्दीन थे उनके समय के दौरान इन्होंने 2 विक्टोरियस एक्सपेडिशंस किए थे। एक ने 2 विक्टोरियस एक्सपेडिशन किए थे। यहाँ पर जो है कई बार आपको हैंड राइटिंग मुझे लगता है समझ में नहीं आती होगी, तो जब भी मैं बोल रही होती हूँ या कुछ समझा रही होती हूँ तो आप वहाँ पर उसे साथ के साथ उसे नोट करते जाइएगा। जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं साथ के साथ आप अपने नोट्स को भी यहाँ पर बनाते जाइए। जो भी एडिशन होगा आप जब अपने नोट्स को पढ़ेंगे, जब अपने बुक को रीड करेंगे, वहाँ पर आप यहाँ पर एडिशन करते जाइए। अगर कुछ मिस भी हो जाता है वहां से आप एडिशन कर लीजिए, जो भी रेफरेंस आप फॉलो करते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, देन आई विल से कि आप साथ के साथ लिखते जाइए। हैंडराइटिंग का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई हैंडराइटिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर समझने में दिक्कत आती है, कई बार जो है ऐसे ही वर्ड्स लिखे जाते हैं, आप जो है साथ के साथ मेंशन करते जाइएगा, क्योंकि मैं जब भी लिखती हूँ तो मैं आपको बोल कर बता भी देती हूँ कि ये विक्टोरियस एक्सपेडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास जो है आपकी तरह नोटबुक एंड पेन नहीं है, दैट्स व्हाई मेरी हैंडराइटिंग इस तरह की आती है यहाँ पे। लेकिन अगर नोटबुक की बात करें तो मेरी ठीक ठाक हैंडराइटिंग है, ऐसी नहीं है कि इतनी ज़्यादा कोई ख़राब हैंडराइटिंग है मेरी। मेरी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन अगर नोट्स के ऊपर लिखना हो, पेन और पेपर के ऊपर लिखना हो तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग हो जाती है, लेकिन ठीक ठाक हैंडराइटिंग हो जाती है नोट पेपर के ऊपर। but I have to write upon the write through this pen tab and all such stuff I have to use। मुझे ये स्टफ यूज करना पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा सा हैंड राइटिंग में जो है यहाँ पर हो जाती है, इस तरह की हैंड राइटिंग हो जाती है, एंड आई एम रियली अपोलोजाइज। आप साथ के साथ उसे मेंशन कर लीजिएगा जब आप क्लासेस लगाते हो, क्लासेस को जब आप वॉच कर रहे हो, व्हेन यू आर व्यूइंग द क्लासेस, डू mention the things when I am writing the things। आप जब भी मैं राइट कर रही हूँ तब आप पॉज करके अब उसे फटाफट तभी जो है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे भी क्या लिखा हुआ है तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी कि ये क्या लिखा हुआ था, मेरे भी दिमाग में नहीं रहता है कि मैंने क्या ही लिखा था यहाँ पर। तो जो फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था आफ्टर द फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ भिलासा, जो विदिशा का था, भिलासा विदिशा एक ही नाम है, कई बार भिलासा भी लिखा जाता है, कई बार विदिशा भी लिखा जाता है, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा आई विल टेल यू पीपल कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। आप एक बार जो है यहाँ पर मेंशन करते रहिए कि इनकी पहली एक्सपेडिशन के बाद, इनकी जो पहली एक्सपेडिशन हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। भलीशा की पहली एक्सपेडिशन के बाद ये हुई थी 1292 सीई के दौरान। 1292 सीई के दौरान इनकी पहली एक्सपेडिशन, भलीसा के बाद क्या हुआ था, 1292 सीई के दौरान यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने पहले एक्सपेडिशन की थी, फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था भिलीसा का, या इसे विदिशा भी कहा जाता है, विदिशा का हुआ था पहला एक्सपेडिशन। इस एक्सपेडिशन के बाद में क्या हुआ, इसके आफ्टर क्या होता है, इसके आफ्टर होता है कि जो अलाउद्दीन खलजी हैं इनको अवध का भी इक्ता दे दिया जाता है। अलाउद्दीन खलजी को एक एक को इक्ता दे दिया जाता है, इक्ता दिया जाता है ऑफ अवध, इनको अवध का भी इक्ता दे दिया जाता है, इन एडिशन टू दैट ऑफ कारा।
और अवध का तो एकता था ही, प्लस इसके साथ साथ इनके पास कारा का भी यहाँ पर जो है एकता प्रेजेंट था। तो इनके पास अवध के साथ साथ कारा का भी एकता है। और ये सब कुछ हुआ था जब इन्होंने जो विदिशा के ऊपर अपना पहला एक्सपेडिशन किया था 1292 सीई के दौरान, लगभग का टाइम है ये, लगभग 1292 सीई के दौरान इनका जो फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था विदिशा में, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खलजी को एकता दे दिया गया था अवध का एज वेल एज ऑफ इन एडिशन टू दैट ऑफ कारा। कारा के साथ साथ अवध का भी एकता इनको मिल चुका था। इतना समझ में आया। इसके बाद अगर हम देखें तो इनको अपॉइंट किया गया था एज अरीजी ए मुमालिक। एके को अपॉइंट किया हुआ था, अपॉइंटेड एज अरीजी ए मुमालिक। इट्स ओनली सिंगल एम, मैंने डबल एम डाल दिया, आप देख लीजिएगा। अरीजी ए मुमालिक, इसे मिनिस्टर ऑफ वॉर भी कहा जाता है। अरीजी ए मुमालिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर। जब भी इस तरह का कोई वर्ड आता है, अरीजी ए मुमालिक या आमिर तुजुक, तो इस तरह के नाम को जो है आप मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार जो है वो एग्जाम में आपसे, प्रीलिम्स के एग्जाम में वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये अरीजी ए मुमालिक का मतलब क्या है। तो इसमें आपसे वो कई ऑप्शंस दे देगा, दैट इट इज द मिनिस्टर ऑफ वॉर और मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे जो है नाम आगे आएंगे और इतने सारे हम जो है टाइटल्स पीछे पढ़कर आ रहे हैं। जो लास्ट में भी हमने देखे हैं वहां पर भी बहुत सारे टाइटल्स थे। आगे आने वाले जो टाइम होगा, आगे आने वाला जो हमारी हिस्ट्री का जो पार्ट होगा, वहां पर भी आपको इतने सारे नाम मिल जाएंगे कि आप जो है बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि वो किसका नाम था। तो आप यहाँ पर मेमोराइज कीजिए कि ये जो है इसे क्या कहा जाता है। तो ये आप उसी टाइम के ऊपर अगर आप याद कर लेंगे, इसे अभी मेमोराइज कर लेंगे, 2-3 बार आप अभी याद कर लेंगे, उसके बाद इसे अगले दिन इसे रिवाइज करेंगे, देन यू विल बी रियलाइजिंग कि भी आपको ये सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ये सब चीजें आपको आसानी से आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी व्हेन यू विल कंटिन्यूअसली रिवाइज सच थिंग्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मेरे इतने सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी इन सभी नाम को आपको याद रखना है, उनका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि मेरे इतने सारे नाम हैं, जब तुम ये कहते हो तो अच्छे लगते हो, ये नहीं होगा। इतने सारे नाम हैं, फिर भी सभी नाम को याद रखना है और सभी नाम को यहाँ पर आपको जो है मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे अरीजी ए मुमालिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर। और लास्ट में जितने भी हमने यहाँ तक पढ़े हैं, दिल्ली सल्तनत में ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, आगे मुगल्स के अंदर भी इस तरह के नाम आएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या इसका क्या मतलब था, उसमें इसका क्या मतलब था। तो ये सब चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। तो ये सब चीजों को आप मेमोराइज करते रहें, बार बार करेंगे तो आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1294 सीई के दौरान क्या होता है, 1294 सीई के दौरान, 1294 सीई के दौरान क्या होता है, ही लेड हिज फर्स्ट टर्किश एक्सपेडिशन। तो ये अपना पहला टर्किश एक्सपेडिशन यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट टर्किश एक्सपेडिशन होता है इनका 1294 सीई के दौरान। इन्होंने जो है साउथ इंडिया की ओर इन्होंने अपना पहला टर्किश जो है अभियान किया, साउथ इंडिया की ओर किया था। फर्स्ट टर्किश एक्सपेडिशन टू साउथ और सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया की ओर पहला अपना जो है टर्किश एक्सपेडिशन किया। साथ में इसी दौरान हमने कल बात की थी कि यहाँ पर 1294 सीई का ही टाइम था जब इन्होंने देवगिरी के ऊपर प्लंडरिंग किया था एंड प्लंडर्ड देवगिरी। देवगिरी के ऊपर भी इन्होंने अपना यहाँ पर जो है
दिखाया था कि दैट ही केम हियर फॉर द प्लंडरिंग। तो देवगिरी के ऊपर भी इन्होंने लूटपाट किया था, वो भी 1294 सीई का ही टाइम पीरियड था। तो यहाँ पर आगे चलेंगे अगर हम बात करें, तो इन्हीं सब एक्सपेडिशन को देख करके जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है एक माना गया है कि ये एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर हैं और एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर हैं। तो इनको एज अ एबल मिलिट्री कमांडर एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। इसी चीजों से ये प्रूव हो चुका है। जितने भी इन्होंने एक्सपेडिशंस किए हैं, जो भी इन्होंने जो है यहाँ पर एक्सपेडिशंस के यहाँ के साथ साथ जो भी इनको अपॉइंटमेंट्स दी गई थी, जो भी इन्होंने कार्य संभाला है, वहां से हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर थे और एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं। तो आगे अगर हम बात करें, तो जलालुद्दीन की जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस थी, वो यहाँ पर बिल्कुल ही रिवर्स हो चुकी थी बाय अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी ने जो है अपने चाचा की जो पॉलिसी थी ऑफ टॉलरेंस, इसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया, इसको जो है इसका उल्टा किया हमेशा। तो मैंने आपको बोला है कि ये जैसे जलालुद्दीन खलजी जो थे वो बहुत ही सीधे इंसान थे, तो अलाउद्दीन खलजी उतने ही टेढ़े थे। ये उतने ही टेढ़े थे, ये उनसे बिल्कुल ही रिवर्स थे, उनके अपोजिट थे, उनसे उल्टा चलते थे। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ एके ने क्या किया, रिवर्स्ड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। तो इन्होंने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस का बिल्कुल उल्टा कर दिया एंड अवॉर्डेड ड्रास्टिक पनिशमेंट टू दोज हु डेयर टू अपोज हिम। तो बहुत ही ड्रास्टिक पनिशमेंट देते थे जो इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था। जो कोई भी इनके विरोध करता था, जो विरोध करने वाला होता था, उनको जो है कठोर दंड दिया जाता था, उनको बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये यहाँ पर सॉरी, तो ये यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम चलेंगे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो बलबन की पॉलिसीज थी, जो बलबन की पॉलिसीज थी, ये उनको दोबारा से यहाँ पर लाना चाहते थे। जो बलबन की पॉलिसीज हुआ करती थी, हमने बलबन की पॉलिसीज को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आप देखिएगा जा करके, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। जिन्होंने देखा है उनको याद होगा, उनको मेमोराइज होगा कि हमने बलबन की पॉलिसीज के अंदर क्या डिस्कशन किया था। जिसको भी याद है वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता जरूर दीजिएगा कि हमने बलबन की पॉलिसीज के अंदर क्या कुछ डिस्कशन में किया था। तो वो आप मुझे अभी बताएंगे कि वो हमने क्या क्या डिस्कशन यहाँ पर किया था बलबन की पॉलिसीज के अंदर। तो ये बलबन की पॉलिसीज जो थी और गवर्नेंस की, वो ये यहाँ पर दोबारा से लेकर के आना चाहते थे। तो इन्होंने ये रिवाइव करना चाहते थे, रिवाइव बलबन पॉलिसीज। बलबन की पॉलिसीज को ये दोबारा से यहाँ पर ले रिवाइव करना चाहते थे। और साथ में अगर हम देखें, देन ही स्लॉटर्ड न्यू मुसलमान्स। तो इन्होंने जो नए मुसलमान्स थे और जो ओल्ड बलबानी थे एंड जो जलाली नोबल्स भी हुआ करते थे, जो जलाली नोबल्स थे या ओल्ड बलबानी जो थे और न्यू मुसलमान्स थे, इनको इन्होंने स्लॉटर किया था। इनको इन्होंने जो है स्लॉटर कर दिया था, ही स्लॉटर्ड देम। इनको मारने की कोशिश की थी इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पर इनको मारने की कोशिश की, स्लॉटरिंग किया इनका, स्लॉटर्ड न्यू मुसलमान्स, ओल्ड बलबानी एंड जलाली नोबल्स। और जलाली नोबल्स को भी इन्होंने यहाँ पर स्लॉटर किया था। तो इनको भी यहाँ पर इन्होंने मार दिया था, इनको स्लॉटर किया था। जो भी जो न्यू मुसलमान्स थे, जो भी ओल्ड बलबानीज थे या जलाली नोबल्स हुआ करते थे, उनको।
और इन्होंने डिसाइड किया टू कर्ब द पावर्स ऑफ द नोबल्स एंड इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमास। तो इन्होंने जो भी नोबल्स थे और जो उलेमास थे, इनकी पावर को जो है यहाँ पर जो है इनको पावर को जो है यहाँ पर इन्होंने कन्फाइन करने की कोशिश की, इनको जो है पावर को यहाँ पर जो है रोकने की कोशिश की कि आप जो है वो मेरे स्टेट के मैटर्स के अंदर आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो इन्होंने नोबल्स की जो पावर्स थी और जो उलेमास की जो पावर्स हुआ करती थी, उनको इन्होंने सीमित करना स्टार्ट कर दिया। decided to curb the powers of the nobles and the interference of the ulemas. जो उलेमास थे वो इंटरफेयर करते थे स्टेट के मैटर्स के अंदर। वो स्टेट के मैटर्स के अंदर उनको अच्छा नहीं लगता था अलाउद्दीन खलजी को, दैट द उलेमास आर इंटरफेयरिंग इन द स्टेट मैटर्स। इन जो है ये यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस करते हुए अच्छे नहीं लगते, इनका जो कार्य है इनको वही करना चाहिए, स्टेट के मैटर्स के अंदर इनको अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, दे शुडंट पोक देयर नोज इनटू स्टेट्स मैटर। तो इनको जो है इन्होंने कहा कि इनकी पावर्स को जो है सीमित कर दो, इनको जो है उलेमास को जो है वो सीमित कर दो, और साथ के साथ जो भी यहाँ पर नोबल्स हैं उनकी पावर को भी यहाँ पर सीमित कर देना ही ठीक है, वरना ये भी यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर आकर के मैटर्स के अंदर ये भी इंटरफेयर करेंगे एंड दे विल क्रिएट द क्योस हियर। तो ये भी क्योस ना क्रिएट कर दें, तो इसी वजह से इनको जो है सीमित करना इनको ठीक समझा। इन्होंने डिसाइड किया curb the powers of nobles and interference of ulemas in matter of state। तो इनको इन्होंने यहाँ पर जो है वो इंटरफेयर करने से सीमित कर दिया था कि आप यहाँ पर जो है एंटर नहीं कर सकते, आपको मैटर स्टेट के मैटर्स के अंदर आप बोल नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू जो बरानी थे, बरानी कौन थे? बरानी जो थे वो ऑथर था तारीख फिरोज शाही का। तारीख फिरोज शाही इज अ बुक, ये एक जो है बुक का नाम है जिसके राइटर हैं, जिसके ऑथर हैं बरानी। तो एक बुक का नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग से यहाँ पर आपसे वो पूछ सकता है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं बर्रानी। बरानी इसके ऑथर हैं। ये कहते हैं कि अलाउद्दीन ने कन्विंस किया था जो जनरल थे, जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ द नोबल्स। तो जो जनरल प्रोस्पेरिटी थी नोबल्स की, उनको यहाँ पर इन्होंने जो है वो सब चीज़ों को इन्होंने नोटिस डाउन किया। इसके जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ उनको विश्वास था, ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड, उनको यहाँ पर पता था कि ये सब चीज़ें आगे जाकर के होंगी। ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड दैट के जो नोबल्स थे, नोबल्स का जो जनरल प्रोस्पेरिटी वाला जो बिहेवियर था उसके साथ ये बिल्कुल ही यहाँ पर जो है इनको पूरा विश्वास था कि ये आगे चल करके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। साथ के साथ जो नोबल्स थे, इनके जो नोबल फैमिलीज के बीच में इंटर मैरिजेस चल रही थी कि एक नोबल फैमिली में दूसरी नोबल फैमिली जो है एक दूसरे से अपने जो है चाइल्ड्स की, अपने चिल्ड्रन की जो है मैरिज कर रहे थे। एक नोबल के पास अगर उसने अपनी बेटी की शादी दूसरे नोबल के बेटे के साथ कर दी, इस तरीके से चीजें चल रही थी, इंटर मैरिजेस चल रही थी बिटवीन दीज नोबल फैमिलीज, ये नोबल फैमिलीज के बीच में। और जो स्पाई सिस्टम था ये बहुत ही इनएफिशिएंट था, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो ये सब चीजें होना और साथ में जो है ड्रिंकिंग ऑफ लिकर, मतलब अल्कोहलिज्म का यहाँ पर यूज होना,
ये सब चीजें जो थी एक बेसिक रीजन था जो रिबेलियन का एक कारण बनता था। जो भी विद्रोह होता था उसका ये कारण बनता था। तो ये सब चीजें जो थी वो अलाउद्दीन को पहले से ही मालूम थी। ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड, ही वॉज वेरी मच नोन फॉर दीज थिंग कि भी ये सब चीजें होंगी आगे, और ये सब चीजों के कारण ही रिबेलियन होता है। उसको ये भी मालूम था कि इन ही सब चीजों के कारण ही तो रिबेलियंस होते हैं। तो ये सब चीजें तो उसको मालूम थी। तो यहाँ पर तारिक फिरोज शाही के जो ऑथर हैं बरानी, बरानी कहते हैं कि जो अलाउद्दीन था, जो एके था, उसको पहले से मालूम था, उसको पहले से मालूम था जो जनरल प्रोस्पेरिटी थी, जो भी नोबल्स थे उनके बारे में, जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ nobles and intermarriages intermarriages between noble families, drinking liquor, ये सब चीजें, और इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम, ये जो है ये सभी कारण थे फॉर द रिबिलियन। ये सभी रिबिलियन का एक कारण बनते थे। ये सभी जो थे एक रीजन थे, रिबिलियन होने का रीजन हुआ करते थे। ये सब चीजों के बारे में इनको पता था, इसीलिए तो अलाउद्दीन खलजी ने जो है 4 ऑर्डिनेंसेस पास ऑन किए थे। तो इन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस, अलाउद्दीन खलजी ने 4 ऑर्डिनेंसेस जो थे वो पास किए थे। ही पास्ड 4 ऑर्डिनेंसेस। तो ये क्या थे? इन्होंने जो है वो कॉन्फिस्टिकेट किया द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल्स। जो प्रॉपर्टीज थी नोबल्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर वो इन्होंने जब्त कर ली थी। पहला क्या है? पहला इन्होंने क्या किया? कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल्स की प्रॉपर्टीज को इन्होंने जब्त कर लिया। द इंटेलिजेंस सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान। तो इन्होंने एक इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ पर जो है वो उसे रीऑर्गेनाइज किया। सेकेंड वी विल राइट हियर दैट रीऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम, रीऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम। एंड यहाँ पर जो भी सीक्रेट एक्टिविटीज हो रही थी, ये जो सीक्रेट एक्टिविटीज थी, जो भी नोबल्स सीक्रेट एक्टिविटीज करते थे, सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स, इसके बारे में जाकर के सुल्तान को पहले रिपोर्ट करना है। तो इसके बारे में सबसे पहले इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा सुल्तान को। रिपोर्टेड टू सुल्तान, जो सुल्तान है उसको सबसे पहले जाकर के बताना होगा कि ये सब चीजें नोबल्स कर रहे हैं। और जो लीकर का यूज था और इंटॉक्सिकेंट्स का यूज था वो भी इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था। उसको भी यहाँ उसके ऊपर भी इन्होंने जो है बैन कर दिया था, जो है प्रतिबंधित कर दिया था इसको, यूज ऑफ लीकर प्लस इंटॉक्सिकेंट्स। जो भी इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं अल्कोहलिज्म का या किसी भी ऐसे अन्य पदार्थ का, जो भी यहाँ पर जो है इंटॉक्सिकेंट की तरह एक्ट करता है, जो इलीगल है, उन सब चीजों का यहाँ पर इन्होंने जो है इसको प्रोहिबिट कर दिया था। ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ लीकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स। साथ के अगर बात करेंगे तो फिर द सोशल गैदरिंग्स और जो फेस्टिवल्स थे
आप बिना सुल्तान की परमिशन के आप इन्हें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर सुल्तान की जो परमिशन होगी तभी आप इन सब सोशल गैदरिंग्स को, फेस्टिविटीज को आप जो है सेलिब्रेट करेंगे, इनको जो है आप तभी जो है यहाँ पर आप सोशल गैदरिंग कर सकते हो। मतलब सोशल गैदरिंग करने के लिए और फेस्टिविटीज को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, जो है सुल्तान की परमिशन। अगर नहीं लोगे then there will be the harsh measures and his reign was free from the rebellion। यही सब चीजों के कारण तो इनका जो राज्य था वो रिबेलियन से फ्री था। एक तो अगर रिबेलियन करोगे तो पहले से ही हार्श पनिशमेंट्स दी जाएंगी। अगर उसकी परमिशन के बिना आपने सोशल गैदरिंग किया तब भी आपको हार्श मेजर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो है सुल्तान की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। फोर्थ था, अगर सोशल गैदरिंग करनी है, सोशल गैदरिंग करनी है प्लस कुछ फेस्टिविटीज आपको सेलिब्रेट करने हैं, कुछ फेस्टिवल्स आपको इस तरह के मनाने हैं, उत्सवों को आपने मनाना है, तो आपको सुल्तान की परमिशन लेनी पड़ेगी। सुल्तान की परमिशन के बिना आप इन सब चीजों को नहीं जो है कर सकते। ये सब चीजों को करना मना था विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान ने इन सब के ऊपर भी एक प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब चीजों के कारण ही अलाउद्दीन खलजी के राइन के दौरान जो है कुछ रिबिलियन नहीं हो पाता था, यहाँ पर विद्रोह करना मुश्किल था। तो ये सब चीजें थी एक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। इनको फ्लॉस तो पहले से ही पता थे कि ये सब चीजें गलत हैं, इन सब के कारण ही तो रिबिलियन मैंने देखे हैं, इन सभी के कारण ही तो जो है वो विद्रोह हो जाते थे। तो ये सब चीजें ना हो इसीलिए मुझे इन 4 ऑर्डिनेंसेस को पास करना होगा। तो ये 4 ऑर्डिनेंस इन्होंने यहाँ पे पास कर दिए थे। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट वी विल गो दैट अलाउद्दीन खलजी जो थे इन्होंने परमानेंट जो है स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, विच इज अ वेरी ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, ताकि ये जो अपने एम्बिशन था, अपना एम्बिशन जो था कॉन्क्वेस्ट करने का, उसको पूरा कर सके और अपनी कंट्री को जो है वो मंगोल के इन्वेशन से बचा सके। तो ये सब का कारण क्या था, इन्होंने जो है वो established huge permanent standing army। ये इन्होंने ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। किस वजह से बनाई थी, किस वजह से बनाई थी? सेटिस्फाई his ambition of conquest and protect country from मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल इन्वेजन से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को जो है 6 टाइम्स भेजा था, सेंट हिज आर्मी 6 टाइम्स अगेंस्ट द मंगोल। तो मंगोल्स के खिलाफ जो है बैटल के लिए अपनी आर्मी को 6 बार भेजा, जिसमें से ये 2 बार तो सक्सेसफुल रहे। बाकी के जब थर्ड टाइम इन्वेजन होने लगा तो मंगोल का जो इन्वेडर था जिसका नाम है ख्वाजा, वो दिल्ली तक आ चुका था। लेकिन दिल्ली तक आ चुका था, उसे प्रिवेंट किया गया था, उसे रोक दिया गया था कि वो कैपिटल सिटी के अंदर ना आ सके, वो कैपिटल सिटी के अंदर प्रवेश ना करे, इसीलिए उसे जो है वो रोक दिया गया था, उसे प्रिवेंट कर दिया गया था फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कैपिटल सिटी। तो इन्होंने जो है AK sent his army 6 times, जिसमें से अगेंस्ट मंगोल जिसमें से 2 टाइम्स तो ये सक्सेसफुल रहे, 2 टाइम्स तो सक्सेसफुल रहे। जो थर्ड टाइम जो था
तो मंगोल का जो इन्वेडर था, मंगोल का इन्वेडर जो है वो ख्वाजा था, उसे जो है वो दिल्ली तक आ रहा था, उसे लेकिन दिल्ली तक एंटर करने नहीं दिया गया, दिल्ली के जो है उसे एंटर नहीं करने दिया, उसे वहीं पर रोक दिया गया था एंड ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कैपिटल सिटी। तो बाकी के जो 3 मंगोल इन्वेजन्स थे वो उनको भी इन्होंने जो है दे वर ऑल्सो डेल्ट विद सिवियरली, तो इनको भी इन्होंने सिवियरली ही यहाँ पर करारा जवाब दिया था इन सभी इन्वेजन्स का। तो इन सभी आक्रमण का भी, जो मंगोल के जो आक्रमण हो रहे थे उनका भी इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो रिप्लाई किया था कि आप जो है हमें कम मत समझिएगा, आई एम टू अ वेरी पावरफुल किंग। तो इन्होंने अपना दिखा दिया था, अपना जलवा दिखा दिया था यहाँ पर, और बहुत सारे मंगोल्स को मार दिया गया था। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स को भी यहाँ पर इन्होंने फोर्टिफाइड किया, इनको यहाँ पर जो है मजबूत किया गया। यहाँ पर जो सीमा की रक्षा के लिए इन्होंने इस जो है हमारे फ्रंटियर की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने गाजी मलिक जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, जिसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक, मतलब गाजी मलिक को अपॉइंट किया गया एज वार्डन ऑफ मार्चेस। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने इन्होंने मार जो है फाइट्स किए, कौन था, ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को भी इन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया था, इसकी किलाबंदी कर दी, या इसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड साथ में इन्होंने गाजी मलिक गाजी मलिक को गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, गियासुद्दीन तुगलक को अपॉइंट किया गया एज वार्डन ऑफ मार्चेस। वार्डन ऑफ मार्चेस की जो है इसे एज अ अपॉइंट किया गया था गाजी मलिक को। उसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खलजी ने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट किए हैं, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए हैं। ये जो है इन्होंने गुजरात के ऊपर अपनी विजय को हासिल किया था, उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और फिर जो है गुजरात को भी यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट कर लिया, गुजरात के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, इसको भी अपने अंडर लेकर के आ गए। राजपूताना को भी, डेक्कन को भी, मतलब कि इन्होंने साउथ की ओर भी अपना जो है कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की थी। अगर आज एक ही कॉन्क्वेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, वी विल टॉक अबाउट नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, लेट मी राइट हेयर, कि जो अलाउद्दीन खलजी हैं इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे, इन्होंने एक किया था गुजरात में किया, राजपुतानास के ऊपर किया, राजपुतानास के ऊपर तो इन्होंने 3 बार किया था, एक चित्तौड़ में, रणथंभौर में। ये सब चीजें यहाँ पर जो है हमारे पास प्रेजेंट है। आई थिंक एक रणथंभौर है, एक चित्तौड़ है और एक मालवा है, शायद यही है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है और एक मालवा रीजन है। तो यहाँ पर इन्होंने राजपुतानास के ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया और एक किया था इन्होंने जो है गुजरात के ऊपर, बाकी साउथ की ओर किया था, साउथ एंड डेक्कन की ओर। वी विल राइट हियर साउथ एंड डेक्कन, इंडिया की ओर इन्होंने यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो कॉन्क्वेस्ट की हुआ था गुजरात का, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। हो सके तो आज एक ही को करेंगे क्योंकि इतना जो है बहुत जो है एग्जॉस्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। Alauddin first began his territorial conquest with a campaign against गुजरात। इन्होंने ये किया था अराउंड 1299 सीई के दौरान किया था इन्होंने। तो 1299 सीई के दौरान इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया गुजरात के ऊपर उस समय जो रूलर थे, रूलर का नाम था यहाँ पर वघेला, रूलर थे यहाँ पर वघेला किंग थे जिनका नाम है रायकरण वघेला किंग थे जो गुजरात के ऊपर रूल कर रहे थे।
तो इन्होंने रूल जो है इन्होंने जो है कॉन्क्वेस्ट क्यों किया, वाई ही कॉन्क्वेस्ट गुजरात, वाई ही इन्वेडेड हेयर, इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर क्यों किया था? क्योंकि गुजरात की वास्ट एक रिचनेस थी जो जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे थे। जो गुजरात का क्षेत्र था वो बहुत ही ज्यादा जो है अट्रैक्टिंग था इनके लिए, दैट एल्यूड हिम फर्स्ट। एंड उसके बाद जो है एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन यहाँ पर लिया गया क्योंकि गुजरात के अंदर वेल्थ बहुत ज्यादा थी, गुजरात में वेल्थ था जो इनके फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट को जो है वो आगे फंड कर सकता था, फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट को जो है फंड कर सकता था। फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट के लिए भी फंडिंग चाहिए, आगे कॉन्क्वेस्ट करना है उसके लिए हमें पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा गुजरात से ही आने वाला था, वो वेल्थ यहीं से आने वाली थी। गुजरात एक आकर्षण का क्षेत्र था इनके लिए, आकर्षण इनको पैसे से हो रहा था, जो पैसा यहाँ पर था उसकी वजह से हो रहा था। साथ के साथ गुजरात में जो है ये आपने देखा है गुजरात का रीजन ये सी पोर्ट्स के साथ है, बहुत सारे बंदरगाह यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आज भी हैं तब भी थे, सी पोर्ट्स थे। सी पोर्ट्स के प्रेजेंट होने के कारण था, सी पोर्ट से क्या आ सकता था, सी पोर्ट से इनको रेगुलर सप्लाई हो सकती थी, जो अरब हॉर्सेस थे अपनी आर्मी के लिए रेगुलर सप्लाई हो सकता था, रेगुलर सप्लाई ऑफ अरब हॉर्सेस फॉर आर्मी। आर्मी के लिए यहाँ से आपको जो है सी पोर्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर हॉर्सेस आपको मिलने जो हैं वो आसान थे। तो इसी की वजह से इन्होंने गुजरात के ऊपर जो है अपना कॉन्क्वेस्ट किया, गुजरात को अपना टारगेट बनाया। और अलाउद्दीन की जो आर्मी के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जनरल्स थे जिनका नाम है उलुग खान और नुसरत खान ने गुजरात के ऊपर अटैक किया। तो गुजरात के ऊपर अटैक करने वाले कौन कौन थे? इनकी आर्मी जो थी किनके अंडर थी? अलाउद्दीन खिलजी के दो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है पावरफुल जो जनरल्स थे। एक इज नोटेड जनरल, एक का नाम है उलुग खान और दूसरे का नाम है नुसरत खान। इन दोनों के नेतृत्व से ही आर्मी यहाँ जाती है और एक्सपेडिशन करती है एंड गुजरात के ऊपर अटैक करती है। उसके बाद क्या होता है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो जो रूलर था राय जो है रायकरण जो था, रायकरण जो था रूलर था गुजरात का, ये भाग गया। रूलर जो था ये भाग जाता है, ये भाग जाता है यहाँ पर रूलर, दैट इज रायकरण। रायकरण फ्लेड, ये भाग गया। उसके बाद क्या होता है, जो टेम्पल है, तो ये इनकी जो आर्मी है अलाउद्दीन खलजी की जो आर्मी है, तो ये टेम्पल है जो यहाँ पर द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर को जो है कैप्चर कर लिया जाता है, इसे कैप्चर कर लिया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है। और यहाँ से बहुत सारा जो सामान था वो लूटा जाता है एंड जो एनॉर्मस बूटी थी वो यहाँ से कलेक्ट की जाती है, बहुत सारा पैसा यहाँ से जो वेल्थ थी, वेल्थ यहाँ से कलेक्ट की जाती है, बहुत सारा पैसा, जो भी जेवर वगैरह जो भी जितना भी यहाँ पर पैसा था वो भी यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मंदिर तो मंदिर क्या, इन्होंने मुस्लिम मर्चेंट्स को भी नहीं छोड़ा था। तो वेल्दी जो बहुत अमीर मुस्लिम मर्चेंट्स थे इनको भी लूटा गया था, इन सभी मर्चेंट्स को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। नॉट स्पेयर, सॉरी आई हैव नॉट मेंशन हेयर, नॉट मैंने नॉट मेंशन नहीं किया तो आप यहाँ पे नॉट मेंशन कर लीजिएगा। द वेल्दी मुस्लिम मर्चेंट्स वर नॉट स्पेयर्ड, इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी लूट लिया। उसके बाद क्या होता है, रायकरण की वाइफ है जिसका नाम है कमला बाई, तो जो रायकरण की वाइफ से अलाउद्दीन खलजी शादी कर लेता है। अलाउद्दीन अलाउद्दीन वो मैरिज यहाँ पर एक मैरिज कर लेता है, किसके साथ? ही मैरिड टू
राजा's वाइफ, रायकरण की जो वाइफ थी, राजा की जो वाइफ थी, जिसका नाम है कमलाबाई। कमलाबाई से वो अपनी शादी कर लेता है और साथ के साथ ही एक्वायर्ड मलिक काफूर। तो यहाँ से मलिक काफूर उसे मिलता है। तो वो जो मलिक काफूर है, इसको अपने साथ लेकर के आ जाता है। राजा की वाइफ से ये शादी कर लेता है और मलिक काफूर को ये अपने साथ लेकर के आ जाता है। एक्वायर्ड एक्वायर्ड मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो था, ये एक एनंच था, जिसे कहा जाता है कि ये एक थर्ड जेंडर्ड पर्सन है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दिस पर्सन। जो एनंच को जो है आप सर्च कर लीजिएगा। आई एम राइटिंग इट्स नेम हियर। एनंच था ये। और सबसे बड़ी बात, एनंच होने के साथ साथ ये एक ग्रेट मिलिट्री जनरल भी रहा है। ये एक ग्रेट मिलिट्री जनरल भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये एक एनंच ही था, एक थर्ड जेंडर्ड पर्सन ही था। थर्ड जेंडर्ड पर्सन होने के साथ साथ इसके अंदर एक स्किल थी, वो बहुत अच्छी थी कि ये मिलिट्री जनरल था, बहुत अच्छा मिलिट्री जनरल था। और इसी की हेल्प से खलजी डायनेसिटी साउथ इंडिया की ओर अपना इन्वेजन करती है। साउथ इंडिया की ओर इन्वेजन करने वाला मलिक काफूर ही होगा, जो हम आगे क्लासेस के अंदर जो है क्लास होगी जब हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब आपको मैं बताऊंगी कि साउथ इंडिया की ओर जो है वो मलिक काफूर ने, जो मलिक काफूर है, सॉरी, इट्स मलिक काफूर जो है, ये यहाँ पर अपना जो है इन्वेजन करने के अंदर हेल्प करता है अलाउद्दीन खलजी की, क्योंकि ये एक ग्रेट मिलिट्री जनरल रहा है। एंड ये हमने बात की आज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजपूताना, जिसके अंदर रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा जैसे और भी रीजन्स यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर इन्होंने अपना इन्वेजन किया है। वो भी हिस्सा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो पद्मावत मूवी से रिलेटेड है। जो पद्मावत मूवी आपने देखी है, आई थिंक के भी देखी ही होगी, सभी ने देखी है। वो भी यहाँ पर जो है किस्सा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा क्लास के अंदर। वो कैसा था, क्या हुआ, जो जौहर था वो कैसे हुआ था, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। एंड टुडे इज 21, तो आज 21 हो चुका है अभी। आई थिंक के भी काफ़ी कम समय रह चुका है आपके प्रीलिम्स के जो है प्रीलिम्स के अंदर। इट्स बीन ओनली आई थिंक 3 days ही रहते हैं। 3 days के जो है समय रहता है आपके प्रीलिम्स के लिए। देन आई विश यू ओनली द बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई जो है वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टिप्स चाहिए आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर लेकर के आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।